कहानी का शीर्षक अंतिम मेट्रो की सवारी। रात के 11:45 बजे थे। दिल्ली मेट्रो की अंतिम ट्रेन द्वारका सेक्टर 9 स्टेशन से रवाना होने वाली थी। ट्रेन में कुछ ही लोग थे और उनमें से एक थी सिया, एक 24 वर्षीय युवती जो अपने ऑफिस से देर से निकली थी। सिया का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खिड़की के पास बैठी बाहर की अंधेरी रात को निहार रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। उसके कानों में हेडफोन थे, लेकिन वह संगीत नहीं सुन रही थी। वह अपने विचारों में खोई हुई थी। ट्रेन की धीमी गति और स्टेशन की खाली प्लेटफॉर्म ने वातावरण को और भी रहस्यमयी बना दिया था। जैसे ही ट्रेन द्वारका सेक्टर 9 स्टेशन पर पहुंची, सिया ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक वृद्ध महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिया ने सोचा कि इतनी रात को यह महिला यहाँ क्या कर रही है। ट्रेन रुकते ही वह महिला धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और सिया के सामने आकर खड़ी हो गई। सिया घबरा गई और इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। ट्रेन के गार्ड और अन्य यात्रियों में उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सिया का चेहरा पीला पड़ गया था और वह कांप रही थी। सिया को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने बताया कि वह महिला उसकी दादी थी, जो 20 साल पहले उसी स्टेशन पर एक दुर्घटना में मारी गई थी। सिया ने कहा कि वह हमेशा अपनी दादी को याद करती थी और आज उसे देखकर वह भावुक हो गई थी। लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि सिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे आराम की जरूरत है। सिया की मां ने बताया कि उसकी दादी की मृत्यु के बाद से सिया अक्सर उसकी बातें करती थी और कभी-कभी उसे देखती भी थी। यह सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। फुटेज में दिखा कि सिया ट्रेन में अकेली थी और प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, कैमरे में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, जो सिया के सामने आकर गायब हो गई। ये देखकर सभी हैरान रह गए। मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना हुई है। पहले भी यात्रियों ने एक वृद्ध महिला को प्लेटफॉर्म पर देखा है, जो अचानक गायब हो जाती है। सिया अब भी अस्पताल में है, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। वह बार बार कहती है कि उसकी दादी उसे बुला रही है। उसकी मां ने बताया कि सिया की दादी की मृत्यु के बाद से वह अक्सर उसकी बातें करती थी और कभी-कभी उसे देखती भी थी। यह सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। सिया को अस्पताल में भर्ती हुए 3 दिन हो चुके थे। उसका शरीर ठीक था, लेकिन उसका मन किसी और ही दुनिया में खो गया था। वह दिन में चुप रहती, लेकिन रात को चीख उठती थी। एक रात नर्स ने देखा कि सिया अचानक उठी और आईसीयू के कोने की ओर देखने लगी। वह कुछ बुदबुदा रही थी, दादी आप क्यों आई? क्यों बुला रही हैं मुझे? नर्स ने जब पास आकर उसे छूने की कोशिश की तो सिया की आंखें लाल हो गईं और वह अचानक चीखी, मत रोको मुझे जाना है, ट्रेन छूट जाएगी। अस्पताल में रात भर हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने नींद की दवा दी, लेकिन सिया फिर भी सोते हुए बुदबुदा। सिया की मां रश्मि अपनी बेटी की हालत से टूट चुकी थी। उन्होंने डॉक्टर से विनती की कि वह किसी मनोचिकित्सक की नहीं, बल्कि किसी मनोवैज्ञानिक तांत्रिक की मदद ले। डॉक्टर माने नहीं, लेकिन उसी वक्त अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड सेक्शन से एक आदमी आया, एक सफाई कर्मचारी, जिसने कहा, मैडम ऐसा ही कुछ आज से 20 साल पहले भी हुआ था। उसने एक पुरानी फाइल दिखाई, एक औरत की केस हिस्ट्री। नाम था सरला मिश्रा। सरला वही औरत थी जिसे ट्रेन की पटरी पर मृत पाया गया था, सिया की दादी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शव के साथ एक बच्ची की भी जानकारी थी, लेकिन वह कभी मिली ही नहीं। फाइल में लिखा था, संदेह है कि सरला आत्महत्या नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने अपनी नातिन के साथ ट्रेन से कूदने की कोशिश की थी। बच्ची गायब है। अगले दिन सिया अचानक सामान्य हो गई। उसने अपनी मां को गले लगाया और मुस्कुराई।
माँ, मुझे दादी से मिलना है, वो मुझे कुछ बताना चाहती है। रश्मि हैरान रह गई। क्या मतलब, दादी की आत्मा से? सिया शांत स्वर में बोली, उन्होंने मुझे ट्रेन में बुलाया है और वहां एक और आत्मा है। वो मुझे जानती है लेकिन मैं उसे भूल गई हूं। उसी रात सिया ने चुपचाप अस्पताल से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने उसे रोक लिया। उसने कहा, मैं सिर्फ अंतिम मेट्रो पकड़ना चाहती हूं, आज रात वो सच बताएंगी। सिया की मां और एक निजी जांचकर्ता विक्रम उसकी सुरक्षा में लग गए। उन्होंने फैसला किया कि सिया को मेट्रो स्टेशन तक ले जाने दिया जाएगा, लेकिन नजर रखी जाएगी। रात के 12:30 बजे सिया और विक्रम ने द्वारका सेक्टर 9 स्टेशन में प्रवेश किया। अंतिम मेट्रो आई, पूरी तरह खाली। सिया धीमे धीमे उस डिब्बे में बैठ गई जहां पहले उसने आत्मा देखी थी। स्टेशन मास्टर को पहले से चेतावनी दी गई थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली, पूरे सीसीटीवी नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया। ट्रेन जैसे ही बीच के टनल में पहुंची, एक अजीब सी सफेदी छा गई। विक्रम ने देखा कि सिया की सीट के सामने एक बच्ची बैठी है, 5 से 6 साल की, जो उसे देख रही थी। सिया की आंखों से आंसू निकल आए। तुम वही हो? बच्ची ने धीरे से कहा। तू मुझे भूल गई दीदी, हम दोनों मरे थे ना उस रात? सिया को अस्पताल में भर्ती हुए 3 दिन हो चुके थे। उसका शरीर ठीक था, लेकिन उसका मन किसी और ही दुनिया में खो गया था। वह दिन में चुप रहती, लेकिन रात को चीख उठती थी। एक रात नर्स ने देखा कि सिया अचानक उठी और आईसीयू के कोने की ओर देखने लगी। वह कुछ बुदबुदा रही थी। दादी, आप क्यों आई? क्यों बुला रही हैं मुझे? नर्स ने जब पास आकर उसे छूने की कोशिश की तो सिया की आंखें लाल हो गईं और वह अचानक चीखी, मत रोको मुझे जाना है, ट्रेन छूट जाएगी। अस्पताल में रात भर हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने नींद की दवा दी, लेकिन सिया फिर भी सोते हुए बुदबुदाती रही। सेक्टर 9, अंतिम डिब्बा, लाश। सिया की मां रश्मि अपनी बेटी की हालत से टूट चुकी थी। उन्होंने डॉक्टर से विनती की कि वह किसी मनोचिकित्सक की नहीं, बल्कि किसी मनोवैज्ञानिक तांत्रिक की मदद ले। डॉक्टर माने नहीं, लेकिन उसी वक्त अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड सेक्शन से एक आदमी आया, एक सफाई कर्मचारी, जिसने कहा, मैडम, ऐसा ही कुछ आज से 20 साल पहले भी हुआ था। उसने एक पुरानी फाइल दिखाई, एक औरत की केस हिस्ट्री। नाम था सरला मिश्रा। सरला वही औरत थी जिसे ट्रेन की पटरी पर मृत पाया गया था, सिया की दादी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शव के साथ एक बच्ची की भी जानकारी थी, लेकिन वह कभी मिली ही नहीं। फाइल में लिखा था, संदेह है कि सरला आत्महत्या नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने अपनी नातिन के साथ ट्रेन से कूदने की कोशिश की थी। बच्ची गायब है। अगले दिन सिया अचानक सामान्य हो गई। उसने अपनी मां को गले लगाया और मुस्कुराई। मां, मुझे दादी से मिलना है, वो मुझे कुछ बताना चाहती है। रश्मि हैरान रह गई। क्या मतलब, दादी की आत्मा से? सिया शांत स्वर में बोली, उन्होंने मुझे ट्रेन में बुलाया है और वहां एक और आत्मा है। वो मुझे जानती है, लेकिन मैं उसे भूल गई हूं। उसी रात सिया ने चुपचाप अस्पताल से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने उसे रोक लिया। उसने कहा, मैं सिर्फ अंतिम मेट्रो पकड़ना चाहती हूं, आज रात वो सच बताएंगी। सिया की मां और एक निजी जांचकर्ता विक्रम उसकी सुरक्षा में लग गए। उन्होंने फैसला किया कि सिया को मेट्रो स्टेशन तक ले जाने दिया जाएगा, लेकिन नजर रखी जाएगी। रात के 10:30 बजे सिया और विक्रम ने द्वारका सेक्टर 9 स्टेशन में प्रवेश किया। अंतिम मेट्रो आई, पूरी तरह खाली। धीमे धीमे उस डिब्बे में बैठ गई जहां पहले उसने आत्मा देखी थी। स्टेशन मास्टर को पहले से चेतावनी दी गई थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली, पूरे सीसीटीवी नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया। ट्रेन जैसे ही बीच के टनल में पहुंची, एक अजीब सी सफेदी छा गई। विक्रम ने देखा कि सिया की सीट के सामने एक बच्ची बैठी है, 5 से 6 साल की, जो उसे देख रही थी।
सिया की आंखों से आंसू निकल आए। तुम वही हो? बच्ची ने धीरे से कहा। तू मुझे भूल गई दीदी, हम दोनों मरे थे ना उस रात। विक्रम यह सब देखता रह गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। सिया अब जोर जोर से रो रही थी। मुझे क्यों वापस भेजा गया? मैं क्यों जिंदा बच गई? ट्रेन अचानक रुक गई और सिया बेहोश होकर गिर पड़ी। विक्रम ने उसे उठाया और स्टेशन पर लाया। अगली सुबह जब डॉक्टर ने एमआरआई रिपोर्ट देखी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सिया को बचपन में एक गहरी चोट लगी थी और उसके मस्तिष्क के एक हिस्से में कई वर्षों की स्मृति दब चुकी थी। लेकिन रहस्य तब और गहरा हुआ जब विक्रम को एक पुराना फोटोग्राफ मिला। सिया, सरला, दादी और एक छोटी बच्ची। सिया की छोटी बहन नैना। लेकिन परिवार को याद ही नहीं था कि सिया की कोई बहन थी। सिया को अस्पताल में भर्ती हुए 3 दिन हो चुके थे। उसका शरीर ठीक था, लेकिन उसका मन किसी और ही दुनिया में खो गया था। वह दिन में चुप रहती, लेकिन रात को चीख उठती थी। एक रात नर्स ने देखा कि सिया अचानक उठी और आईसीयू के कोने की ओर देखने लगी। वह कुछ बुदबुदा रही थी। दादी, आप क्यों आई? क्यों बुला रही हैं मुझे? नर्स ने जब पास आकर उसे छूने की कोशिश की तो सिया की आंखें लाल हो गईं और वह अचानक चीखी, मत रोको मुझे जाना है, ट्रेन छूट जाएगी। अस्पताल में रात भर हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने नींद की दवा दी, लेकिन सिया फिर भी सोते हुए बुदबुदाती रही। सेक्टर 9, अंतिम डिब्बा, लाश। सिया की मां रश्मि अपनी बेटी की हालत से टूट चुकी थी। उन्होंने डॉक्टर से विनती की कि वह किसी मनोचिकित्सक की नहीं बल्कि किसी मनोवैज्ञानिक तांत्रिक की मदद ले। डॉक्टर माने नहीं, लेकिन उसी वक्त अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड सेक्शन से एक आदमी आया, एक सफाई कर्मचारी, जिसने कहा, मैडम, ऐसा ही कुछ आज से 20 साल पहले भी हुआ था। उसने एक पुरानी फाइल दिखाई, एक औरत की केस हिस्ट्री। नाम था सरला मिश्रा। सरला वही औरत थी जिसे ट्रेन की पटरी पर मृत पाया गया था, सिया की दादी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शव के साथ एक बच्ची की भी जानकारी थी, लेकिन वह कभी मिली ही नहीं। फाइल में लिखा था, संदेह है कि सरला आत्महत्या नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने अपनी नातिन के साथ ट्रेन से कूदने की कोशिश की थी। बच्ची गायब है। अगले दिन सिया अचानक सामान्य हो गई। उसने अपनी मां को गले लगाया और मुस्कुराई। मां, मुझे दादी से मिलना है, वो मुझे कुछ बताना चाहती हैं। रश्मि हैरान रह गई। क्या मतलब? दादी की आत्मा से? सिया शांत स्वर में बोली, उन्होंने मुझे ट्रेन में बुलाया है और वहां एक और आत्मा है। वो मुझे जानती है, लेकिन मैं उसे भूल गई हूं। उसी रात सिया ने चुपचाप अस्पताल से भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने उसे रोक लिया। उसने कहा, मैं सिर्फ अंतिम मेट्रो पकड़ना चाहती हूं। आज रात वो सच बताएंगी। सिया की मां और एक निजी जांचकर्ता विक्रम उसकी सुरक्षा में लग गए। उन्होंने फैसला किया कि सिया को मेट्रो स्टेशन तक ले जाने दिया जाएगा, लेकिन नजर रखी जाएगी। रात के 11:30 बजे सिया और विक्रम ने द्वारका सेक्टर 9 स्टेशन में प्रवेश किया। अंतिम मेट्रो आई, पूरी तरह खाली। सिया धीमे धीमे उस डिब्बे में बैठ गई जहां पहले उसने आत्मा देखी थी। स्टेशन मास्टर को पहले से चेतावनी दी गई थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन चली, पूरे सीसीटीवी नेटवर्क ने काम करना बंद कर दिया। ट्रेन जैसे ही बीच के टनल में पहुंची, एक अजीब सी सफेदी छा गई। विक्रम ने देखा कि सिया की सीट के सामने एक बच्ची बैठी है, 5 साल की, जो उसे देख रही थी। सिया की आंखों से आंसू निकल आए। तुम वही हो? बच्ची ने धीरे से कहा। तू मुझे भूल गई दीदी, हम दोनों मरे थे ना उस रात। विक्रम यह सब देखता रह गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। सिया अब जोर जोर से रो रही थी। मुझे क्यों वापस भेजा गया? मैं क्यों जिंदा बच गई? ट्रेन अचानक रुक गई और सिया बेहोश होकर गिर पड़ी। विक्रम ने उसे उठाया और स्टेशन पर लाया। अगली सुबह
जब डॉक्टर ने एमआरआई रिपोर्ट देखी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सिया को बचपन में एक गहरी चोट लगी थी और उसके मस्तिष्क के एक हिस्से में कई वर्षों की स्मृति दब चुकी थी। लेकिन रहस्य तब और गहरा हुआ जब विक्रम को एक पुराना फोटोग्राफ मिला। सिया, सरला, दादी और एक छोटी बच्ची, सिया की छोटी बहन नैना। लेकिन परिवार को याद ही नहीं था कि सिया की कोई बहन थी। पिछले भाग में सिया की यादों के गहरे अंधकार में छिपी उसकी छोटी बहन नैना की आत्मा का रहस्य उजागर हुआ। अब सिया को अपनी बहन की आत्मा को मुक्ति दिलाने की अंतिम यात्रा पर निकलना है। सिया ने महसूस किया कि नैना की आत्मा अब भी मेट्रो के उस अंतिम डिब्बे में भटक रही है जहां उनकी अंतिम यात्रा अधूरी रह गई थी। उसने निर्णय लिया कि वह एक बार फिर उस मेट्रो में जाएगी ताकि अपनी बहन की आत्मा को शांति दिला सके। रात के 11:30 बजे सिया द्वारका सेक्टर 9 स्टेशन पर पहुंची। अंतिम मेट्रो आई, पूरी तरह खाली। सिया ने वही डिब्बा चुना जहां पहले उसने नैना की आत्मा को देखा था। ट्रेन जैसे ही टनल में पहुंची, एक अजीब सी सफेदी छा गई। सिया ने देखा कि नैना की आत्मा सामने बैठी है। सिया, नैना, मैं आ गई हूं। नैना, दीदी, आप मुझे छोड़ क्यों गई थी? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नैना से माफी मांगी और कहा कि वह उसे शांति दिलाने आई है। सिया ने नैना की आत्मा से कहा कि वह अब शांति से जा सकती है। नैना की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। ट्रेन अचानक रुक गई और सिया ने महसूस किया कि एक भारी बोझ उसके दिल से उतर गया है। सिया ने अपनी मां रश्मि और जांचकर्ता विक्रम को सब कुछ बताया। उन्होंने मिलकर नैना की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। सिया ने निर्णय लिया कि वह अब उन आत्माओं की कहानियां दुनिया के सामने लाएगी जो अधूरी रह गई हैं। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया जहां वह ऐसी कहानियां साझा करती है। सिया की कहानी ने लोगों को आत्माओं की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका चैनल लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया और वह आत्माओं की अधूरी कहानियों को पूरा करने का माध्यम बन गई। सिया की जिंदगी में नैना की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद थोड़ा सुकून आया था, लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। वह अब चैनल पर कहानियां सुनाने लगी थी, पर एक रात जब उसने मेट्रो में आत्माओं का रहस्य विषय पर लाइव किया, तभी कुछ अजीब हुआ। उसकी स्क्रीन पर एक काली परछाई दिखी और पीछे से एक कांपती आवाज आई, जिसे तुमने मुक्त किया वो अकेली नहीं थी। दिल्ली मेट्रो के एक पूर्व कर्मचारी ने सिया से संपर्क किया और कहा कि एक ऐसा डिब्बा था जो जनता की नजरों में कभी नहीं आया। कोच 0, या जिसे कुछ लोग शून्य डिब्बा कहते हैं। ये डिब्बा केवल रात के 12:10 बजे सेक्टर 18 से निकलता और कभी-कभी ट्रैक से ही गायब हो जाता। उस कर्मचारी ने चेताया, जिन्होंने भी उस डिब्बे में कदम रखा वो या तो फिर कभी दिखे नहीं या बदल कर लौटे। सिया के सहयोगी और भरोसेमंद जांचकर्ता विक्रम अचानक गायब हो गया। आखिरी बार वह उसी रात मेट्रो स्टेशन पर देखा गया। एक कैमरे में उसकी धुंधली तस्वीर मिली जिसमें वह एक अजीब सी ट्रेन में चढ़ता दिख रहा था, जिस पर कोच नंबर लिखा ही नहीं था। सिया समझ गई, विक्रम शून्य डिब्बे में फंस चुका है। सिया को इस बार एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो आत्माओं और दूसरी दुनिया से सीधा संवाद कर सके। वह पहुंची काशी, जहां उसे मिला एक मौन अघोरी जिसे लोग केवल बाबा शून्य कहते थे। बाबा ने केवल एक बात लिखी, वह डिब्बा नरक नहीं है, लेकिन नरक से निकली आत्माओं का प्रवेश द्वार है। बाबा ने उसे एक तावीज और एक काले धागे की माला दी और चेतावनी दी, तू विक्रम को ढूंढने जाएगी, लेकिन हर आत्मा मुक्त नहीं होती, कुछ तो केवल साथी ढूंढती है। सिया ने रात के ठीक 12:10 पर वही स्टेशन चुना, साउथ दिल्ली का एक परित्यक्त स्टेशन, कुतुब मेट्रो डिपो। रात में वहां कोई नहीं था, पर जैसे ही घड़ी की सुई 12:10 पर पहुंची, स्टेशन की सारी लाइटें गुल हो गईं और एक पुरानी
सरसराती सी मेट्रो आई जिसके कोई कोच नंबर नहीं थे। डरते हुए सिया ने तावीज पहनकर उसमें प्रवेश किया। ट्रेन अंदर से जली हुई सीटों, धुंधले आईनों और छत से टपकते लाल पानी जैसी लग रही थी। हर डिब्बे में कोई ना कोई आत्मा थी। एक सूट बूट में बैठे बिन सिर के इंसान, एक महिला जो बार बार अपनी सूनी गोद की ओर देखती रही, और एक बच्चा जो ट्रेन की खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश करता रहा। बार बार। पांचवा दृश्य, विक्रम की वापसी। या सिया अंतिम डिब्बे में पहुंची और वहां बैठा था विक्रम। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा, वे इंसान की नहीं, किसी मृत की आंखें थीं। तू बहुत देर कर चुकी है सिया, वह बोला। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, उनके साथ हूं। विक्रम के चारों ओर कई आत्माएं इकट्ठा होने लगी। उनमें नैना की परछाई भी थी, लेकिन अब वह शांत नहीं थी। तभी सिया की माला तेज चमकी और एक भयानक चीख पूरे डिब्बे में गूंज उठी। ट्रेन अचानक झटके से रुकी और फिर सब कुछ काला। सुबह सिया को दिल्ली के एक पुराने कब्रिस्तान के पास होश आया। उसके हाथ में वही तावीज था, लेकिन जल चुका था। वह चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह कह नहीं सकती थी। सिया ने शून्य डिब्बा से लौटने के बाद सोचा था कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन उसकी वापसी के साथ ही अजीब घटनाएं उसके घर में शुरू हो गईं। दीवारों से आती फुसफुसाहटें, अचानक जलती बुझती लाइटें और रात के सन्नाटे में गूंजती चीखें, ये सब संकेत थे कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। सिया ने महसूस किया कि उसके घर की दीवारों पर अजीब परछाइयां मंडराने लगी है। कभी कभी वह अपने कमरे में अकेली होते हुए भी किसी की उपस्थिति महसूस करती। एक रात उसने देखा कि उसकी मां रश्मि नींद में चलते हुए घर के पुराने तहखाने की ओर जा रही है, जहां कभी कोई नहीं जाता था। सिया ने तहखाने में जाकर देखा कि वहां की दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें और अजीब चिन्ह बने हुए थे। एक कोने में एक पुराना दरवाजा था जिस पर ताले लगे थे। जैसे ही उसमें दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था जहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर सिया ने देखा कि वहां एक पुराना दर्पण रखा था जिसमें से अजीब रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपने पीछे कई आत्माएं खड़ी दिखाई दी। वे आत्माएं उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनकी आवाजें अस्पष्ट थी। सिया ने महसूस किया कि यह दर्पण आत्माओं के लिए एक द्वार है जो उसके घर के तहखाने में खुल गया है। सिया ने फिर से बाबा शून्य से संपर्क किया, जिन्होंने उसे चेतावनी दी कि दर्पण को बंद करना आवश्यक है, वरना आत्माएं इस दुनिया में प्रवेश कर जाएंगी। बाबा ने उसे एक विशेष मंत्र और एक तावीज दिया जिससे वह दर्पण को सील कर सके। सिया ने रात के समय तहखाने में जाकर मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, आत्माएं और अधिक उग्र होती गई। अंत में एक तेज प्रकाश के साथ दर्पण टूट गया और आत्माएं गायब हो गई। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी मां रश्मि बेहोश पड़ी है और उनके हाथ में वही तावीज है जो बाबा ने सिया को दिया था। रश्मि के होश में आने के बाद उन्होंने सिया को बताया कि वह भी वर्षों से इन आत्माओं की उपस्थिति महसूस कर रही थी, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाई। अब जब दर्पण टूट चुका है, सिया ने निर्णय लिया कि वह आत्माओं की अधूरी कहानियों को दुनिया के सामने लाएगी ताकि उन्हें शांति मिल सके। सिया ने सोचा था कि दर्पण को सील करने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन अब उसके घर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। दीवारों पर परछाइयां मंडराने लगी और रात के सन्नाटे में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। सिया ने महसूस किया कि आत्माएं वापस आ गई हैं। सिया ने देखा कि उसके घर की दीवारों पर अजीब परछाइयां मंडराने लगी हैं। कभी कभी वो अपने कमरे में अकेली होते हुए भी किसी की उपस्थिति महसूस करती। एक रात उसने देखा कि उसकी मां रश्मि
नींद में चलते हुए घर के पुराने तहखाने की ओर जा रही है, जहां कभी कोई नहीं जाता था। सिया ने तहखाने में जाकर देखा कि वहां की दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें और अजीब चिन्ह बने हुए थे। एक कोने में एक पुराना दरवाजा था जिस पर ताले लगे थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था जहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर सिया ने देखा कि वहां एक पुराना दर्पण रखा था जिसमें से अजीब रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपने पीछे कई आत्माएं खड़ी दिखाई दी। वे आत्माएं उससे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उनकी आवाजें अस्पष्ट थीं। सिया ने महसूस किया कि ये दर्पण आत्माओं के लिए एक द्वार है जो उसके घर के तहखाने में खुल गया है। सिया ने फिर से बाबा शून्य से संपर्क किया, जिन्होंने उसे चेतावनी दी कि दर्पण को बंद करना आवश्यक है, वरना आत्माएं इस दुनिया में प्रवेश कर जाएंगी। बाबा ने उसे एक विशेष मंत्र और एक तावीज दिया जिससे वह दर्पण को सील कर सके। सिया ने रात के समय तहखाने में जाकर मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, आत्माएं और अधिक उग्र होती गई। अंत में एक तेज प्रकाश के साथ दर्पण टूट गया और आत्माएं गायब हो गई। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी मां रश्मि बेहोश पड़ी है और उनके हाथ में वही तावीज है जो बाबा ने सिया को दिया था। रश्मि के होश में आने के बाद उन्होंने सिया को बताया कि वह भी वर्षों से इन आत्माओं की उपस्थिति महसूस कर रही थी, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाई। अब जब दर्पण टूट चुका है, सिया ने निर्णय लिया कि वह आत्माओं की अधूरी कहानियों को दुनिया के सामने लाएगी ताकि उन्हें शांति मिल सके। सिया ने सोचा था कि दर्पण को सील करने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन अब उसके घर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। दीवारों पर परछायां मंडराने लगी और रात के सन्नाटे में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। सिया ने महसूस किया कि आत्माएं वापस आ गई हैं। सिया ने देखा कि उसके घर की दीवारों पर अजीब परछायां मंडराने लगी हैं। कभी कभी वह अपने कमरे में अकेली होते हुए भी किसी की उपस्थिति महसूस करती। एक रात उसने देखा कि उसकी मां रश्मि नींद में चलते हुए घर के पुराने तहखाने की ओर जा रही है, जहां कभी कोई नहीं जाता था। सिया ने तहखाने में जाकर देखा कि वहां की दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें और अजीब चिन्ह बने हुए थे। एक कोने में एक पुराना दरवाजा था जिस पर ताले लगे थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अंधेरा कमरा था जहां से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर सिया ने देखा कि वहां एक पुराना दर्पण रखा था जिसमें से अजीब रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपने पीछे कई आत्माएं खड़ी दिखाई दी। वे आत्माएं उससे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उनकी आवाजें अस्पष्ट थीं। सिया ने महसूस किया कि यह दर्पण आत्माओं के लिए एक द्वार है जो उसके घर के तहखाने में खुल गया है। सिया ने फिर से बाबा शून्य से संपर्क किया, जिन्होंने उसे चेतावनी दी कि दर्पण को बंद करना आवश्यक है, वरना आत्माएं इस दुनिया में प्रवेश कर जाएंगी। बाबा ने उसे एक विशेष मंत्र और एक तावीज दिया जिससे वह दर्पण को सील कर सके। सिया ने रात के समय तहखाने में जाकर मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, आत्माएं और अधिक उग्र होती गईं। अंत में एक तेज प्रकाश के साथ दर्पण टूट गया और आत्माएं गायब हो गईं। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी मां रश्मि बेहोश पड़ी है और उनके हाथ में वही तावीज है जो बाबा ने सिया को दिया था। रश्मि के होश में आने के बाद उन्होंने सिया को बताया कि वह भी वर्षों से इन आत्माओं की उपस्थिति महसूस कर रही थी, लेकिन कभी कुछ कह नहीं पाई। अब जब दर्पण टूट चुका है, सिया ने निर्णय लिया
कि वह आत्माओं की अधूरी कहानियों को दुनिया के सामने लाएगी ताकि उन्हें शांति मिल सके। रात के अंधेरे में दिल्ली मेट्रो की सन्नाटा भंग कर रही थी कुछ अनसुनी आवाजें। क्या आप जानते हैं उस आखिरी ट्रेन में जो कभी लौट कर नहीं आती? आज हम आपको बताएंगे उस आत्मा की कहानी जो अब फिर से लौट आई है, पर इस बार उसकी आंधी से बच पाना नामुमकिन है। सिया की जिंदगी में जो कुछ हुआ उसे वह कभी भूल नहीं सकी, मगर जैसे ही दर्पण टूटकर बिखर गया, उसी रात मेट्रो के आखिरी डिब्बे में एक छाया फिर से दिखने लगी। एक ठंडी हवा ने यात्रियों को कंपा दिया। धीरे धीरे यात्रियों के फोन और कैमरे में भी उस छाया की झलक मिलने लगी। मेट्रो के ड्राइवर ने कई बार इस छाया को देखा था, पर वो अपने डर को छुपाता रहा। पर अब आत्मा ने ठान लिया था कि वह सबको अपनी कहानी बताएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सिया के दोस्त विशाल ने एक रात मेट्रो में उस डिब्बे में अकेले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही विशाल डिब्बे में गया, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वो डर गया, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। डिब्बे के अंदर उसने देखा एक सफेद साड़ी पहनी महिला, जिसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा धुंधला था। वो बार बार किसी को पुकार रही थी, मेरा इंतजार मत करो, मुझे छोड़ दो। विशाल ने फोन निकाला, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। सिया ने महसूस किया कि आत्मा की वापसी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो अब मेट्रो की दुनिया में भी घुस चुकी है। वो इस रहस्य को सुलझाने के लिए बाबा शून्य से मदद लेने गई। बाबा ने बताया कि आत्मा की शांति के लिए उसे उस आखिरी ट्रेन की सवारी पूरी करनी होगी, जो आधे रास्ते में खो गई थी। आत्मा का रहस्य जुड़ा था एक दर्दनाक दुर्घटना से, जिसमें उसकी मौत हुई थी और वो अब तक अपनी आखिरी यात्रा पूरी नहीं कर पाई थी। सिया ने मेट्रो के उस पुराने रिकॉर्ड में खोजबीन की तो पता चला कि सालों पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उस महिला की मौत हो गई थी। वो महिला ट्रक ड्राइवर की प्रेमिका थी, जिसे लेकर एक भयंकर बदला हुआ था। मेट्रो में उसकी आत्मा लगातार उस प्यार और धोखे की कहानी दोहरा रही थी जो अधूरी रह गई थी। सिया, बाबा शून्य और विशाल ने मिलकर उस आत्मा को शांति देने के लिए एक योजना बनाई। आखिरी मेट्रो की सवारी के दौरान उन्होंने मंत्र पढ़े और आत्मा से बात की। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई, अपने प्यार और धोखे को, और अंत में शांति पाने के लिए उनकी मदद मांगी। जैसे ही आत्मा शांति पाने लगी, अचानक मेट्रो के एक और डिब्बे से एक नई छाया बाहर आई। वो छाया ज्यादा खतरनाक थी और उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। क्या यह वही आत्मा थी जो सच में शांति पा चुकी थी, या यह कोई नई आत्मा थी जो बदला लेने आई थी? रात के सन्नाटे में फिर से गूंज उठी है मेट्रो की धीमी आवाज, लेकिन इस बार साथ है एक ऐसी आग जो न बुझने वाली है न थमने वाली। क्या आप तैयार हैं उस बदले की आग को महसूस करने के लिए जो अपनी चिंगारी लेकर आई है? ये आत्मा अब सिर्फ डराने नहीं आई, बल्कि जला ले आई है। सिया और विशाल को लगा था कि आत्मा शांति पा गई, लेकिन मेट्रो के अंतिम डिब्बे में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। रात के गहरे अंधेरे में अचानक वहां से धुआं निकलने लगा। यात्रियों ने शिकायत की कि वे खुद को घिरी आग में महसूस कर रहे थे। आत्मा की नई छाया ने खुद को प्रकट किया। ये वही महिला नहीं थी, बल्कि उसकी बदले की भावना से भरी हुई आत्मा थी, जिसने अपना दर्द अब आग में बदल लिया था। सिया ने बाबा शून्य से फिर संपर्क किया। बाबा ने बताया कि ये आत्मा पिछले हादसे की वजह से जल चुकी है और अब बदले की आग में जल रही है। ये आग सिर्फ आत्मा ही नहीं, बल्कि उन सबको भी जला सकती है जो उसकी कहानी सुनने की हिम्मत करते हैं। मेट्रो में यात्रियों के बीच डर फैलने लगा। यात्रियों की चीखें, रहस्यमयी आग के धुएं की गंध और अचानक ट्रेनों का रुक जाना लोगों को पागलपन के कगार पर ले आया। विशाल ने भी महसूस किया कि अब यह लड़ाई केवल आत्मा से नहीं, बल्कि उस आग से भी थी जो सब कुछ जलाने को आतुर थी।
सिया, विशाल और बाबा शून्य ने मिलकर आत्मा को शांत करने के लिए एक शक्तिशाली तंत्र बनाया। उन्हें पता था कि अगर वे सफल नहीं हुए तो यह आग पूरे शहर को निगल सकती है। मेट्रो के उस डिब्बे में जहां आत्मा की उपस्थिति सबसे ज्यादा थी, वे रात भर तंत्र क्रिया में जुटे रहे। जैसे ही तंत्र शुरू हुआ, आग ने और भी ज्यादा प्रकोप किया। दीवारें जलने लगी, छत से चिंगारियां गिरने लगी। आत्मा ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, पर सिया की हिम्मत और बाबा के मंत्रों की ताकत ने आग की लपटों को थाम लिया। आखिरकार जब सुबह की पहली किरण मेट्रो स्टेशन पर आई तो आग बुझ गई। आत्मा की छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। सिया ने महसूस किया कि शायद यह आत्मा अब शांति पा रही है। लेकिन जैसे ही वे राहत की सांस लेने लगे, मेट्रो की एक कोने में एक और परछाई उभर आई। यह कोई और आत्मा थी और यह कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी थी। सिया और विशाल को कुछ ऐसा महसूस होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। मेट्रो में अचानक ठंडी हवा के साथ एक काला साया मंडराने लगता है। यात्रियों की संख्या कम होती जाती है। कुछ लोग अचानक गायब हो जाते हैं। मेट्रो ड्राइवर भी इस काले साये से डर जाता है, पर मजबूरन गाड़ी चलानी पड़ती है। सिया अपनी जांच के दौरान काले साये से सामना करती है। काला साया एक प्राचीन आत्मा है जो बदला लेने आई है। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी है और उसके आसपास एक अजीब सी ठंडक रहती है। सिया को याद आता है बाबा शून्य का पुराना संदेश, साया वह होता है जो कभी खत्म नहीं होता। सिया और विशाल मेट्रो के पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि सालों पहले इसी ट्रैक पर एक रहस्यमय हत्याकांड हुआ था। उस हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई थी। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया और उसकी आत्मा भी अब तक काले साये के रूप में घूम रही है। काला साया अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। वो उन लोगों को निशाना बनाता है जो उसके बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं। सिया पर काले साये का प्रभाव बढ़ता जाता है। वह खुद को खोने लगती है। मेट्रो में यात्रियों के बीच हाहाकार मच जाता है। कई लोग डर के मारे ट्रेन छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन कुछ हिम्मत जुटाकर सिया की मदद करते हैं। बाबा शून्य का पुण्य आना और तंत्र की तैयारी। काला साया और सिया के बीच मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष। तंत्र क्रिया और मंत्रों का उपयोग, साथ ही सिया का अतीत और अपने डर से सामना। साया की कमजोरी और ताकत के बीच का संतुलन। काला साया अंत में कहीं गायब हो जाता है, लेकिन अंत में पता चलता है कि काला साया सिर्फ एक शुरुआत थी। कहीं और भी ज्यादा भयानक रहस्य छिपा है। सिया के फोन पर एक अज्ञात नंबर से रहस्यमय कॉल आता है। मैं देख रहा हूं तुम्हें। रात का घना अंधेरा था। दिल्ली मेट्रो के आखिरी डिब्बे में एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। यात्री को ऐसा लग रहा था जैसे कोई नजर उनको देख रहा हो। किसी ने कुछ कहा तो आवाज फुसफुसाने जैसी थी। किसी ने तो जैसे खुद को सुनसान गलियों में फंसा महसूस किया। क्या ये वही काला साया है जिसकी बातें बाबा शून्य ने की थी? सिया के मन में सवाल उठे। वह जानती थी कि ये कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो इस दुनिया से परे थी। पहला सीन, पहली मुलाकात। सिया मेट्रो स्टेशन के उस पुराने खंडहर में खड़ी थी जहां से हमेशा अजीब सी आवाजें आती थी। वह अपने हाथ में बाबा शून्य का दिया तावीज कस कर पकड़े थी। अचानक मेट्रो का आखिरी डिब्बा प्लेटफॉर्म पर आकर रुका। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से घनी काली छाया बाहर निकल आई। छाया की ठंडी हवा ने सिया के शरीर को कंपा दिया। सिया, मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम्हें मुझसे डरना नहीं है। मुझे अपनी आप को थोड़ा सा उजागर किया। उसकी जलती हुई आंखें और धुंधली परछाई ने सभी यात्रियों को डर के मारे कांपने पर मजबूर कर दिया। काला साया, तुमने मेरे दर्द को नहीं समझा। मेरी कहानी अधूरी है। मैं लौट आया हूं बदला लेने। तो अचानक उसका फोन बंद हो गया।
आसपास के लोग एक एक कर गायब होने लगे। सिया के सामने एक दर्पण पड़ा था जो धुंधला होने लगा और उसके अंदर काले साये की कई झलकियां दिखने लगी। उसने महसूस किया कि अब यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि उसके मन के भीतर की भी है। सिया ने बाबा शून्य को फोन किया लेकिन सिग्नल काम नहीं कर रहा था। अचानक बाबा शून्य की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। बाबा शून्य, सिया सावधान रहो। काला साया सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक श्राप है। इसे हराने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। सिया ने जब देखा कि मेट्रो के डिब्बे में जो काला साया मंडरा रहा है वह कहीं ज्यादा शक्तिशाली है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। उसका कैमरा फिर से चालू किया ताकि वह इस छाया को रिकॉर्ड कर सके। पर जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन देखी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। स्क्रीन पर काले साये के चारों ओर हल्की हल्की लाल लपटें चमक रही थी जैसे आग की चमक हो। भीतर से एक आवाज गूंजने लगी, मेरे बिना यह शहर अधूरा है। मैं उस दर्द को मिटा दूंगा जो मुझ में जला है। सिया को लगा कि वह घबराई हुई है पर उसने खुद को संयमित रखा। वह मेट्रो से बाहर निकलने को तैयार थी कि तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और वह खुद को खाली प्लेटफॉर्म पर पाई। चारों ओर सन्नाटा था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने खुद से कहा, यह आत्मा मुझे वापस बुला रही है, यह अंत नहीं हो सकता। उसी वक्त उसकी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। कॉल स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। सिया ने कॉल उठाई, तुमने मेरी बात सुनी? उसी वक्त उसकी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। कॉल स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। सिया ने कॉल उठाई, तुमने मेरी बात सुनी? एक भयानक साया उसकी आवाज से बोला, मैं हर जगह हूं, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। सिया ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और विशाल को फोन किया। विशाल भी अब पूरी तरह इस रहस्य में फंसा हुआ था। उसने कहा, बाबा शून्य से मिलना होगा, वो ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वे दोनों जल्द ही मेट्रो स्टेशन के पास बाबा शून्य के घर पहुंचे। बाबा ने उन्हें तंत्र की किताबें दी और कहा, अब समय आ गया है कि तुम दोनों मिलकर उस काले साये का सामना करो। यह लड़ाई आसान नहीं होगी। बाबा शून्य ने बताया कि काला साया एक शक्तिशाली प्रेत है जो अपने आप को खत्म नहीं होने देगा। उसे रोकने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी। अंधेरे में जलती हुई एक मोमबत्ती, एक ताबीज जिसमें प्राचीन मंत्र अंकित हो और सबसे जरूरी सिया और विशाल की अटूट हिम्मत और एकता। सिया और विशाल ने अपने मन में ठानी कि चाहे कुछ भी हो जाए वे इस काले साये को खत्म करेंगे। रात के 12 बजने वाले थे। मेट्रो का आखिरी डिब्बा प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। सिया, विशाल और बाबा शून्य सभी उस डिब्बे में दाखिल हुए। अचानक एक सिहरन सी दौड़ गई जब उन्होंने देखा कि डिब्बे के अंदर एक काला साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। उसकी आग जैसी आंखें उन्हें घूर रही थीं। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सिया ने मोमबत्ती जलाई और ताबीज को पकड़ा। विशाल ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। काला साया जोर जोर से गरजने लगा। उसकी आवाज ने पूरे डिब्बे को कंपा दिया। अचानक एक तेज हवा चली। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। सिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम अब इस शहर को नहीं जला पाओगे, तुम्हारा बदला खत्म हो चुका है। बाबा ने मंत्र पढ़ना तेज किया। काला साया चीखता हुआ धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। लेकिन तभी अचानक दरवाजा अचानक खुल गया। डिब्बे के बाहर से एक और छाया आई जो काले साये से भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल रंग की नहीं बल्कि शून्य जैसी खाली थी। सिया, विशाल और बाबा शून्य की सांसें थम गई। ये कोई आम आत्मा नहीं थी, ये एक प्रेतात्मा थी जो अपने पूरे बदले के साथ आई थी। दिल्ली की मेट्रो की नीरव गलियों में अब एक नया खौफ है। जो आत्माएं डराती थीं, वे अब बदल चुकी है। अब बदले की आग जमी है और वह आग है शून्य की। क्या आप तैयार हैं उस भयावह साये से मिलने के लिए जो सब कुछ खत्म कर सकता है? सिया, विशाल और बाबा शून्य
जब मेट्रो के आखिरी डिब्बे में खड़े थे, तब अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा में धुआं छा गया और चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। एक गहरी आवाज गूंजने लगी, अब शून्य का बदला शुरू होता है। सिया ने अपनी मोमबत्ती और ताबीज को कसकर पकड़ लिया, लेकिन इस बार लड़ाई थी अकेली आत्मा के नहीं, बल्कि पूरे शून्य के बदले की। मेट्रो के उस डिब्बे में जो कभी यात्रियों से भरा रहता था, अब केवल शून्य का अंधेरा था। अचानक सामने से एक साया बाहर निकला जो मानव के आकार का था, पर उसकी आंखें और चेहरा बिल्कुल खाली, किसी वॉइड जैसे। यह शून्य का साया था जिसकी शक्ति असाधारण थी। सिया को महसूस हुआ कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। शून्य की छाया उसके मन के सबसे गहरे डर को उजागर कर रही थी। विशाल भी अपने अतीत के भयानक सच से लड़ रहा था। बाबा शून्य ने चेतावनी दी, अगर तुम हार गए तो शून्य तुम्हें निगल जाएगा। सिया ने मेट्रो के पुराने रिकॉर्ड से खोजबीन की तो पता चला कि शून्य की छाया उस जगह पर एक बार अपने परिवार से जुदा हुई थी और उसका दुख आज तक अनसुलझा है। इस परिवार की आत्माएं अब भी शून्य के बदले में बंद है। सिया, विशाल और बाबा शून्य ने मिलकर शून्य की परछाई के खिलाफ अंतिम तंत्र की तैयारी की। अंधकार और प्रकाश के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई, जिसमें मेट्रो का हर डिब्बा धुआं और आग में डूब गया। जब लड़ाई खत्म हुई तो शून्य की छाया गायब हो गई, लेकिन एक रहस्यमय नोट वहां छोड़ा गया, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। दिल्ली की मेट्रो का आखिरी डिब्बा रात के सन्नाटे में धुंधलाता हुआ धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुका, पर इस बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो हवा में एक काला साया छोड़ गया। सिया ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथों में थमा मोमबत्ती का हल्का सा प्रकाश भी उस अंधेरे में खोसा गया था। शून्य का बदला आ रहा है। बाबा शून्य की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे वो वहां खड़ा हो, डिब्बे के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा ने सिया के पूरे शरीर को घेर लिया। हर सांस जैसे ठंडी छुरा घोंप रही हो। विशाल ने घबराते हुए कहा, सिया, क्या हम तैयार हैं? ये लड़ाई हमारी आखिरी हो सकती है। सिया ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर हम डरेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। हमें। अचानक डिब्बे के अंदर एक सफेद धुंध छा गई। धीरे धीरे वह धुंध एक मानवीय आकृति लेने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल फीका, बिना किसी भाव के, और आंखें शून्य की तरह खाली और काली। विशाल ने कांपते हुए कहा, ये वही शून्य है जिसके बारे में बाबा ने बताया था। शून्य की आवाज गूंजने लगी, गहरी, अनजान और भयावह। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया, मेरे अस्तित्व को मिटाया, अब मैं तुम्हें भी मिटा दूंगा। सिया ने कहा, हम तुम्हें मिटाना नहीं चाहते, हमें बस तुम्हारा सच जानना है। पर शून्य ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल अपने हाथ उठाए और मेट्रो के अंदर की लाइटें बुझा दी। लाइटें बुझते ही पूरा डिब्बा एक गहरे अंधकार में डूब गया। सिया को लगा जैसे उसका मन अचानक किसी भीतरी काले कुएं में गिर रहा हो। उसके सामने अपने अतीत के डर प्रकट होने लगे। बचपन की वह डरावनी रातें, जब अकेले वह स्कूल में रह गई। विशाल भी अपने मन की सबसे बुरी यादों से जूझ रहा था। अपने भाई की मौत, जिसका बदला वो आज तक नहीं ले पाया। बाबा शून्य ने मना किया, डर के सामने मत झुको, ये शून्य तुम्हारे डर का आईना है। सिया ने मेट्रो के पुराने अभिलेख खोले तो उसे पता चला कि शून्य का परिवार कुछ दशक पहले एक भयावह दुर्घटना का शिकार हुआ था। उस दिन न केवल उसके परिवार के सदस्य मारे गए थे, बल्कि उस दुर्घटना में कई अन्य यात्रियों की आत्माएं भी फंसी थीं। शून्य की आत्मा ने अपने परिवार के लिए न्याय मांगने के लिए बदला लेना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी ऊर्जा असीमित हो गई और वह खुद एक श्राप बन गया।
बाबा शून्य ने घुमावदार मंत्र पढ़ना शुरू किया, जबकि सिया और विशाल ने अपने ताबीज कसकर पकड़े। इस बार तुम्हें सिर्फ अपने डर से नहीं बल्कि पूरे अतीत की सच्चाई से लड़ना होगा, बाबा ने कहा। मंत्रों की ध्वनि से पूरे डिब्बे में एक हल्की चमक फैलने लगी। शून्य की छाया धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर उसकी ऊर्जा अब भी खतरनाक थी। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, शून्य ने अपना अंतिम प्रहार किया। उसके हाथों से एक अजीब सी ऊर्जा निकली जो पूरे डिब्बे को हिला रही थी। सिया ने मोमबत्ती को मजबूत पकड़ते हुए कहा, हम हार नहीं मानेंगे, ये शहर भी हमारी तरह लड़ रहा है। विशाल ने भी अपने डर को पीछे फेंकते हुए शून्य की ओर कदम बढ़ाए। एक भयंकर लड़ाई हुई जो केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी थी। जैसे ही शून्य की छाया डिब्बे के एक कोने में धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, वहां से एक और अजीब सी परछाई निकली। वह पूरी तरह काली थी, पर उसके इर्द गिर्द हल्का सा नीला साया था जो हवा में लहराता था। सिया ने फुर्सत से उस परछाई को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विशाल ने भी कांपते हुए कहा, यह नई परछाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। उस नई परछाई ने धीमी गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं वह हूं जिसे तुम भूल गए हो। तुम्हारी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई, मेरा आगाज अब से होगा। सिया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो, हमें क्यों सताती हो? परछाई ने केवल एक सादे शब्द में जवाब दिया, स्मृति। सिया और विशाल को एहसास हुआ कि यह परछाई उनकी भुला दी गई या दबा दी गई पुरानी यादों की प्रतिमा है। यह परछाई उनकी जिंदगी के उन किस्सों और डरावनों का प्रतीक थी जिन्हें उन्होंने कभी समझा नहीं था। बाबा शून्य ने कहा, यह परछाई तुम दोनों के दिलों की उन भावनाओं और अनुभवों का सागर है जो अधूरे रह गए हैं। इसे समझो और इसे खत्म करो, तभी तुम शांति पा पाओगे। सिया ने अपने बैग से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वो और विशाल बचपन में एक साथ मेट्रो स्टेशन पर खड़े थे। यह तस्वीर हमें जोड़ती है और यही हमारी ताकत भी है। परछाई की छाया ने तस्वीर की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक वह तस्वीर जलने लगी। सिया और विशाल को अपने बचपन की वो यादें झकझोरने लगी जहां वे दोनों अलग अलग मुश्किलों में फंसे थे, और तभी एक दुर्घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। सिया ने आवाज में कंपकंपी के साथ कहा, हमारा दर्द और डर आज हमारे सामने है और इसे हमें स्वीकार करना होगा। मेट्रो के धुंधले अंधेरे में सिया और विशाल एक दूसरे की आंखों में डर और उम्मीद दोनों देख पा रहे थे। स्मृति की परछाई अभी भी उनके आसपास मंडरा रही थी और उसके शब्द दिल को भेद रहे थे। तुम्हारा अतीत तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सिया ने धीरे से कहा। हम अपने अतीत से नहीं भाग सकते, उसे समझना होगा। सिया की आंखों के सामने अचानक एक पुरानी घटना घूमने लगी। एक दिन स्कूल के मैदान में वह अकेली थी, सब बच्चे चले गए थे। उसने अचानक एक काली छाया देखी जिसने उसे छूने की कोशिश की। उस दिन से सिया के दिल में डर बैठ गया था कि कहीं फिर वही आत्मा उसे पकड़ न ले। वह डर जो मेट्रो की सन्नाटे रातों में भी उसके साथ था। विशाल ने अपने मन के गहरे दरवाजे खोले। बचपन में उसके भाई की दुर्घटना के पीछे एक रहस्यमय आत्मा का हाथ था। उस घटना ने विशाल के मन को घायल कर दिया था और उसे आज भी वह दर्द और गुस्सा याद रहता था। मैंने कभी अपने भाई के लिए बदला नहीं लिया, विशाल ने कहा, और ये आत्माएं मुझे इसलिए परेशान करती हैं। बाबा शून्य ने कहा, तुम्हारे अतीत के भूत तभी तुम्हें छोड़ेंगे जब तुम उन्हें माफ कर सकोगे। उन्होंने सिया और विशाल को एक खास तंत्र के लिए तैयार किया जिसमें उन्हें अपने डर और कड़वाहट से खुद को आजाद करना था। अंधेरे में स्मृति की परछाई ने फिर से आकार लिया। उसने कहा, तुम्हारे दर्द को मैं जानती हूं, पर क्या तुम उसे स्वीकार कर सकते हो? सिया और विशाल ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे अपने दिल खोलने शुरू किए। मेट्रो के उस खाली डिब्बे में सिया और विशाल अपने दिल के सबसे गहरे जख्म खोल रहे थे। सिया ने धीरे से कहा, मुझे अब भी उस रात का डर याद है जब मैं अकेली स्कूल में फंसी थी। मैंने किसी से मदद मांगी,
पर कोई नहीं आया। विशाल की आवाज कांप रही थी। मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना था, पर मैं खुद डर गया। उस आत्मा का बदला मेरा दर्द बढ़ाता रहा। स्मृति की परछाई ने गहरी आह भरी और कहा, तुम्हारी माफी ने मुझे कुछ शांति दी है, पर यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। परछाई ने धीरे धीरे अपना रूप बदला और अब वह एक नरम चमकीली रोशनी बन गई। जैसे जैसे प्रकाश बढ़ा, मेट्रो के डिब्बे की दीवारों पर प्राचीन चित्र उभरने लगे। वे उन आत्माओं की तस्वीरें थीं जिन्हें माफी और मुक्ति की जरूरत थी। सिया ने कहा, शायद हमें उन सबकी आत्माओं की भी मदद करनी होगी जो अभी फंसी है। बाबा शून्य ने गंभीर स्वर में कहा, यह मुक्ति की शुरुआत है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होती है। हमें उन सब आत्माओं को ढूंढना होगा जो अब भी बदले की आग में जल रही है। सिया, विशाल और बाबा शून्य अब उस पुराने वीरान मेट्रो स्टेशन के पास थे, जिसे शून्य गुफा कहा जाता था। यह जगह कई सालों से बंद थी, पर किस्से थे कि यहाँ कई आत्माएं फंसी हुई हैं। अगर हम इन आत्माओं को नहीं बचाएंगे तो वे हमेशा के लिए इस गुफा में कैद रह जाएंगी, बाबा शून्य ने कहा। सिया ने अपने हाथ में दिया जलाया और अंदर की ओर कदम बढ़ाए। हवा ठंडी और गाढ़ी थी, जैसे किसी ने वहां अंधेरा जादू किया हो। गुफा के अंदर पाए गए निशान और पुरानी चीजें बताती थीं कि कई आत्माएं यहां फंसी हुई हैं। दीवारों पर खून के दाग और अजीब निशान और कहीं कहीं पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। विशाल ने धीरे से कहा, यहाँ की ऊर्जा बहुत भारी है, जैसे कोई पुराना गुस्सा और दर्द इस जगह को पूरी तरह घेर रहा हो। अचानक दूर से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। मदद करो, हमें यहां से बाहर निकालो, सिया ने कांपती आवाज में कहा। ये आत्माएं सचमुच फंसी हुई हैं, हमें जल्दी से जल्दी उनका उद्धार करना होगा। बाबा शून्य ने कहा, हम उस तंत्र का उपयोग करेंगे जो आत्माओं को मुक्ति दिलाता है, लेकिन इसे करने के लिए हमें गुफा के केंद्र में जाना होगा, जहां ऊर्जा सबसे ज्यादा केंद्रित है। तीनों ने गुफा की ओर बढ़ना शुरू किया, पर हर कदम पर अजीब सन्नाटे और अचानक आवाजें उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना संदूक मिला, जिसमें लिखा था, जो भी इसे खोलेगा वह अतीत के सबसे बड़े रहस्यों का सामना करेगा। सिया ने धीरे धीरे संदूक खोला और अंदर से एक पुराना खत निकला। खत में लिखा था, शून्य गुफा में छुपा है वह सच जो सबको हिला देगा। सिया ने खत को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे पुराने जख्मों को फिर से खोल रहा था। खत में लिखा था, इस गुफा के अंदर एक ऐसा राज छुपा है जो न केवल मेट्रो की आत्माओं से जुड़ा है, बल्कि दिल्ली के इतिहास के अंधेरे पहलू से भी। विशाल ने सवाल किया, क्या हमें उस राज को जानना चाहिए? क्या यह हमारी लड़ाई को आसान करेगा या और मुश्किल? बाबा शून्य ने बताया, करीब 50 साल पहले इस गुफा के पास एक रहस्यमयी दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोग मरे और कई आत्माएं फंसी। पर असली सच्चाई तो यह है कि यह दुर्घटना एक षड्यंत्र का हिस्सा थी। सिया ने कहा, तो हम एक झूठ के बीच में फंसे हैं? सिया और विशाल ने गुफा के अंदर खोजबीन शुरू की। एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि दुर्घटना के पीछे एक भ्रष्ट अधिकारी और माफिया का गैंग था, जिसने मेट्रो की सुरक्षा को नजरअंदाज कर कई मासूमों की जान ली। विशाल ने गुस्से से कहा, ये आत्माएं सिर्फ भटकती नहीं, बल्कि न्याय मांग रही हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, गुफा की दीवारों पर अचानक काले साए उभर आए। बाबा शून्य ने चेतावनी दी, यहाँ कुछ अंधेरा है जो सिर्फ आत्माओं का नहीं, इंसानों का भी है, सावधान रहो। परछाइयों की आवाजें तेज होने लगीं, हमारा बदला पूरा होगा।
सिया ने दृढ़ता से कहा, हमें इस साजिश को सबके सामने लाना होगा। ये आत्माएं सिर्फ डराने नहीं बल्कि सच बताने आई है। विशाल ने समर्थन में सिर हिलाया, हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं। सिया और विशाल ने गुफा के अंदर मिले सबूतों को संभाल कर रखा। बाबा शून्य ने कहा, अब वक्त है इस साजिश को सबके सामने लाने का, लेकिन याद रखो ये लड़ाई आसान नहीं होगी। सिया ने जवाब दिया, हम आत्माओं के लिए लड़ेंगे जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनता। सिया ने एक पुराने मित्र जो पत्रकार था उससे संपर्क किया। उन्होंने गुप्त रिकॉर्ड और साक्षी जुटाए और स्थानीय पुलिस में मामला दर्ज कराया, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। रात को मेट्रो स्टेशन पर आत्माएं फिर प्रकट हुई। उन्होंने कई लोगों को डराया ताकि वे सच को दबाएं, पर सिया और विशाल ने आत्माओं से बात की। हमें उनकी मदद चाहिए, न कि डराने की। आत्माओं ने महसूस किया कि सिया और विशाल उनके मित्र हैं और मदद करने लगे। रात की घनी चुप्पी में तीनों मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े थे। हवा ठंडी और भारी थी। बाबा शून्य ने धीमे स्वर में कहा, अब हम एक ऐसी लड़ाई में जा रहे हैं जहां केवल आत्माओं का नहीं, इंसानों का भी अंधेरा है। सिया ने दृढ़ता से कहा, हम डरेंगे नहीं। जितना भी अंधेरा हो, सच की रोशनी से हर चीज उजागर होगी। उन्होंने पाया कि इस भ्रष्टाचार और आत्माओं के पीछे एक बड़ा गुप्त नेटवर्क है, जिसमें सरकारी अफसर, माफिया और यहाँ तक कि कुछ आत्माओं के रहस्यमय संरक्षक भी शामिल थे। विशाल ने कहा, यह कोई आम लड़ाई नहीं है। हमें अपनी ताकत और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे जैसे वे गहरे जाते गए, उन्होंने देखा कि कई आत्माएं जानबूझकर इस नेटवर्क के द्वारा बंदी बनाए गए हैं। ये आत्माएं न सिर्फ भय फैलाती थी, बल्कि वे इस जाल की गवाह भी थी। सिया ने उनसे बात की, हम तुम्हें छुड़ाएंगे, तुम्हें न्याय मिलेगा। बाबा शून्य ने कहा, अब अंतिम तंत्र करना होगा जो इस पूरे जाल को खत्म कर देगा, लेकिन इसके लिए हमें गुफा के सबसे गहरे कोने में जाना होगा, जहां अंधकार सबसे ज्यादा घना है। तीनों ने हिम्मत जुटाई और उस अंधेरे कोने की ओर बढ़े। क्या वे उस अंधेरे कोने तक पहुंच पाएंगे? क्या अंतिम तंत्र सफल होगा? और क्या वे सब आत्माओं को मुक्ति दिला पाएंगे? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।